नमस्कार साथियों, आज हम लोग आचार संहिता पे चर्चा करेंगे। चुनावों का मौसम चल रहा है और 4 राज्यों और पौडुचेरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव चल रहे हैं। या देश में प्राय कहीं न कहीं चुनाव चलते रहते हैं और जब भी चुनाव होते हैं तो आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता के बारे में एक प्रकार से ज़रूर सुना होगा कि वहाँ पे लग जाती है। तो ये आचार संहिता है क्या? हम लोगों को जानने की ज़रूरत है कि क्या इसकी कोई संवैधानिक वैधता है, क्या इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी है, क्या इसका कोई लीगल बेसिस है, या केवल एक प्रकार से ये आचार की संहिता है, अर्थात एक सुझाव है। इसकी क्या वैधता है, क्यों इसको माना जाए, पॉलिटिकल पार्टी इसको क्यों मानती हैं, चुनाव आयोग कैसे इसको इन्फोर्स करा ले जाता है, न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है। ये बहुत सारे विषयों पे आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि यदा कदा ये विषय उठते रहते हैं। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्वयं इलेक्शन कमीशन ने परिभाषित किया गया है कि ये एक प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज और उनके प्रत्याशियों को चुनावों में प्रचार के दौरान या किसी भी, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, सभी पार्टियों के लिए एक प्रकार से निर्देश हैं। ये एक प्रकार से निर्देश हैं और वो निर्देश ही उनको ये बताते हैं कि वास्तव में उन्हें चुनाव का प्रचार करते समय और चुनाव की घोषणा के बाद, चुनाव के कंडक्ट होने तक, चुनाव की घोषणा होने तक, चुनाव की घोषणा से चुनाव की घोषणा संपन्न होने अर्थात चुनाव संपन्न होने तक उनको किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, ये वास्तव में ये आचार संहिता बताते हैं। और आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ये इतने इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं डेमोक्रेसी के कि बिना इनके हम लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन शायद आपको जान के ये हैरानी होगी कि इतना सब होने के बावजूद भी हमारे संविधान में कहीं पॉलिटिकल पार्टी का उल्लेख नहीं था। और जब 1985 में अर्थात 1985 में संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कि एंटी डिफेक्शन लॉ को रखा गया था, तब जाके पहली बार हमारे संविधान में राजनीतिक दलों का एक प्रकार से समावेश हुआ। उसके पहले हमारे संविधान में राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं था। तो इन राजनीतिक दलों के द्वारा अगर चुनाव ठीक से नहीं किए जाएंगे या चुनाव में व्यवहार ठीक से नहीं किया जाएगा तो पूरे लोकतंत्र पे एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए ये आचार संहिताएं बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आइए इसका थोड़ा सा सिलसिलेवार इतिहास देखते हैं कि ये कैसे, जब क्योंकि ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, किसी कानून में इसका उल्लेख नहीं है, तो ये इसकी शुरुआत हुई कैसे और इसकी लीगल पोजीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। आचार संहिता की शुरुआत 1960 से केरल में हुई और केरल के चुनाव के दौरान वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन थे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्रकार से कुछ सुझाव दिए कि चुनाव प्रचार के दौरान किस प्रकार का आचरण वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं और उसको पार्टीज ने मान लिया। तो 1960 से केरल में इसकी शुरुआत हुई, पहली चीज़। उसके बाद जितने चुनाव हुए, 1962 का आम चुनाव रहा हो जिसमें कि लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव हुए, या 1967 का बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव रहा हो जिसमें कि केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुए, उन सारे राज्यों ने इन कोड्स को स्वीकार किया जो कि केरल के मॉडल का था। और केरल मॉडल पे जो भी कोड्स बनाए गए थे व्यवहार के लिए उसको स्वीकार किया गया। चुनाव आयोग ने उनको कहा, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ इसमें वो 1971 के चुनाव में हुआ। 1971 का आप जानते हैं चुनाव बड़ा ही इंपॉर्टेंट चुनाव है क्योंकि उसी समय बांग्लादेश में हमने मुक्ति वाहिनी को समर्थन किया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और 1971 का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस की भारी जीत हुई थी। लेकिन उसी चुनाव से, 1971 का जो चुनाव था, उसी चुनाव से वास्तव में इलेक्शन कमीशन ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में सूचित किया था और उनसे उसका अनुपालन सुनिश्चित करने का आश्वासन भी प्राप्त किया था। और ये एक बहुत ही 1971 बहुत इंपॉर्टेंट कट ऑफ माना जाना चाहिए। उसके बाद 1 जनवरी 1974 को इलेक्शन कमीशन ने सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को ऑर्डर दिया कि आप अपने अपने जिलों में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाइए और जो ये देखे कि आपके जिले में जितने भी निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, चाहे लोकसभा के चाहे विधानसभा के, वास्तव में उसमें कहीं कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है आचार संहिता का, और अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो उसको इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में लाने की कृपा करें। तो ये
मॉडल 1971 से जो शुरू हुआ और 1974 में जो एक मॉनिटरिंग कमेटी बनी, उसका फुल फ्लेजेड एक प्रकार का रिहर्सल 1977 का चुनाव हुआ, जो कि अपने आप में एक स्वयं फिर एक लैंडमार्क चुनाव था, क्योंकि वो आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी ने जो 1975 में आपातकाल लगाया था, उसके बाद वो चुनाव हो रहा था, जिसमें कि जनता पार्टी की भारी जीत हुई और कांग्रेस की नॉर्थ इंडिया में कम से कम बहुत बुरी तरह से हार हुई। तो इस प्रकार से सबसे पहले 1977 का जो चुनाव है, उसमें हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इसको बहुत ही रिगरसली लागू करने की कोशिश की, और उसके बाद तो 1979 में इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जारी किया, जिसमें कि 7 भाग थे और उन 7 भाग में भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों पे निर्देश दिए गए थे, जिसको सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मानना स्वीकार कर लिया था। लेकिन एक जो उसमें किरकिरी है वो यही है कि इतना सब होने के बावजूद भी, सरकार से बातचीत होने के बावजूद भी और आपसी कुछ सहमति होने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसको भाई विधिक स्वरूप दे दिया जाए। तो 1980 में एक प्रयास किया गया, सरकार ने बिल भी पेश किए पार्लियामेंट में, लेकिन किसी वजह से वो बिल पास नहीं हो पाए और आज तक वो स्थिति बनी हुई है कि जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो केवल आचार की एक संहिताएं हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट पे आधारित है, लेकिन उसका कोई विधिक आधार नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसके बारे में इतनी चर्चाएं होती हैं, उसका कोई कानूनी आधार नहीं है, उसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। अब इसमें एक मुद्दा अक्सर ये पूछा जाता है, और ये आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है और कहीं भी आपसे प्रश्न भी आ सकते हैं कि क्या ये जो आचार संहिता है, ये चुनावों की घोषणा की तिथि से लागू होती है या चुनावों के नोटिफिकेशन की जारी होने की तिथि से लागू होती है। तो शुरू में इस पे कुछ विवाद रहा, लेकिन उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ने हमेशा ये मेंटेन किया है कि चुनाव की घोषणा की तिथि से ही चुनाव की जो आचार संहिता है उसको लागू होना चाहिए। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरबंस सिंह जलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मुकदमे में 1996 में ये जजमेंट दिया था कि नहीं, इलेक्शन कमीशन सही कहता है, इसको चुनाव की घोषणा की तिथि से ही आचार संहिता लागू होना चाहिए, नोटिफिकेशन की डेट से इसको लागू नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि सरकार और इलेक्शन कमीशन में ये सहमति बनी कि चुनाव की घोषणा बहुत पहले न की जाए, नोटिफिकेशन की तिथि से 3 हफ्ते से ज्यादा का डिस्टेंस न रखा जाए और इसके अंतर्गत इसको घोषणा होनी चाहिए। तो नोटिफिकेशन से 3 हफ्ते का अधिकतम समय लेके चुनाव की घोषणा करने का प्रावधान किया गया। अब जो वर्तमान में, कभी आपको मौका मिले तो इलेक्शन कमीशन जाके उनकी वेबसाइट पे आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़ने की कोशिश करिएगा। इसमें 8 खंड हैं पूरे इलेक्शन में और उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। जैसे पहले खंड में ये बताया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज, उनके जो कैंडिडेट्स और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनका आचार और व्यवहार कैसा होना चाहिए। पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान जो मीटिंग करते हैं या जो अपने जुलूस निकालते हैं, उसमें किस प्रकार की उनको बंदिशें उन पर लगेंगी। पार्ट 4 और पार्ट 5 में ये बताया गया है कि जो चुनाव की का दिन है, पोलिंग डे है, और जो पोलिंग बूथ है उस पर कैंडिडेट्स और पार्टी का आचार और व्यवहार कैसा होना चाहिए। पार्ट 6 जो है वो ऑब्जर्वर्स से कैसे, अगर आपको कोई शिकायत है चुनाव की किसी प्रक्रिया से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या प्रत्याशी के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन पे, तो आप कैसे उसको ऑब्जर्वर से लॉन्च कर सकते हैं, अपनी शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं। पार्ट 7 में ये डील किया गया। पार्ट 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको लाइफ ब्लड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है, क्योंकि पार्ट 7 ने सरकारों पे बड़ी बंदिशें लगा दी थी, अर्थात सत्तारूढ़ दल पे बहुत ज्यादा बंदिशें लगा रखी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा संभावना पोल वायलेशन की सत्ताधारी बल पे ही होती है, क्योंकि वो सत्ता में होती है। तो पार्ट 7 जो है इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया है ताकि मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इसका किसी प्रकार से दुरुपयोग न कर सकें या सत्ताधारी दल के लोग इसका दुरुपयोग न कर सकें। चुनाव की प्रक्रिया में उनको भी आचार संहिता का पालन करना सुनिश्चित कराया गया है। और 8वां जो पार्ट बाद में जोड़ा गया वो ये है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जो पॉलिटिकल पार्टीज इशू करती हैं इलेक्शन के दौरान, तो उनको उन पे बंदिशें लगाई गई कि उस चुनाव
में घोषणा पत्र में, जिसको इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं, वो कोई भी ऐसी बात नहीं लिखेंगे जो कि संविधान में सिद्धांतों के या संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो, संविधान की भावना के विरुद्ध हो। तो उन पर इलेक्शन कमीशन ने अपने मैनिफेस्टो में ये इंश्योर किया है कि वो कोई गलत बात न लिखे जो संविधान विरुद्ध हो। तो अब इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आइए लीगल स्टेटस पे बात करते हैं कि अल्टीमेटली फिर इसकी लीगल स्टेटस क्यों है, क्यों इसको माना जाए, क्यों आचार संहिता को पॉलिटिकल पार्टीज या प्रत्याशी ये मानते हैं, सरकार क्यों इसको मानती है जब इसका कोई विधिक आधार ही नहीं है, जब इसका कोई संवैधानिक आधार ही नहीं है। ये कोई भी आपको नहीं बता सकता कि किस कानून के तहत जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित कराता है। तो आज इस पर हम लोग एक हल्का सा चर्चा करेंगे कि वो क्या बात है। पहली देखिए बात तो ये है, और इसका परिणाम ये हुआ कि अगर कोई शख्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के लिए उसको किसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन दंडित नहीं कर सकता या उसके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया नहीं लगा सकता। एक तो ये इसमें खामी है या इसकी कमजोरी है पूरे मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की कि इसमें इसका कोई विधिक आधार नहीं है, संविधान में इसका कोई जिक्र है नहीं और इसका कोई विधिक आधार नहीं है। और जब इसमें शुरू में इलेक्शन कमीशन चाहता था कि इसका कोई विधिक आधार हो जाए, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने अपना स्टैंड एकदम बदल दिया, यू टर्न ले लिया इलेक्शन कमीशन में। और अब इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि नहीं साहब, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे लोक संस्कृति की, हमारे पॉलिटिकल कल्चर की एक खसूसियत है, ये एक बहुत बड़ी, एक प्रकार से अपने आप में बहुत बेहतरीन चीज़ है हमारे लोकतंत्र में कि बिना कानूनी आधार के भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स, अपवादों को छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स इसका पालन स्वयं स्वेच्छा से करते हैं और अगर नहीं करते हैं तो इलेक्शन कमीशन उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई भी कर सकता है। तो अब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका वायलेशन तो इलेक्शन के दौरान होता है, चुनाव प्रचार के दौरान होता है, जो कि एक सीमित अवधि की प्रक्रिया होती है। अगर इसको इलेक्शन कमीशन या इसको सरकार कानूनी जामा पहना देती है तो सवाल यह है कि कानून तो बड़ी लंबी प्रक्रिया है। आज आपने वायलेशन किया, कल इलेक्शन खत्म हो गया, अब उसके बाद चुनावी प्रक्रिया चल रही है 20-21 दिन और कोर्ट में, न्यायालय में मुकदमा चलेगा वर्षों, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए इसको गैर विधिक आधार पर ही रहने दिया जाए और इसमें किसी प्रकार का इसको कानूनी जामा न पहनाया जाए। वर्तमान जो इलेक्शन कमीशन है अब उसका स्टैंड ये हो गया है। लेकिन आप इससे ये भ्रम मत पालिएगा कि इलेक्शन जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें कोई टीथ ही नहीं है, अर्थात कोई लीगल टीथ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग कहते हैं इनेबलिंग लॉज। इनेबलिंग लॉज का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे इंटरलिंक्ड कानून हैं कि बहुत सारे प्रावधान जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में दिए हुए हैं, तो आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के आधार पे तो उसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें बहुत सारी जो बातें हैं वो ऐसी हैं जो कि डिफरेंट कानूनों में अपराध की श्रेणी में आती हैं और जहां पे उसके दंड की व्यवस्था है। इसमें खास तौर से इंडियन पैनल कोड और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की बात आती है। ये दो कानून हमेशा याद रखिएगा कि ये दो कानून ऐसे हैं जिसमें कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बहुत सारी बातें हैं उनके वायलेशन की, अगर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं तो आप सीधे कहीं ना कहीं कुछ प्रावधानों का वायलेशन कर रहे हैं जो दो कानून हैं, एक आईपीसी का और दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का। तो आइए मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं जिससे कि आपके जहन में ये चीज़ साफ रहे कि वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और आईपीसी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट से जुड़ते हैं। देखिए, पहला तो जो आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में बनाया गया था और इसका जो सेक्शन 123 है 123 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें यह कहा गया है कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी या एक पार्टी कोई ऐसा चुनाव प्रचार करती है जिससे समाज में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, भाषा के आधार पे आपस में कटुता पैदा होती है तो वो एक प्रकार से करप्ट प्रैक्टिस में आएगी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के अंतर्गत उसमें दंड की व्यवस्था है। इसी प्रकार अगर आप कोई भी धार्मिक स्थल का प्रयोग करते हैं सेक्शन 123 के अनुसार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के, तो और सेक्शन 125 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के,
तो आप किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग करते हैं, मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, चर्च का, किसी भी स्थान का प्रयोग करते हैं, यहाँ से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा आप करते हैं, तो वो करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस की श्रेणी में आएगा, इलेक्टोरल ऑफेंस की श्रेणी में आएगा, वो भी दंडनीय अपराध है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत। इसी प्रकार से वोटर्स को अगर आप ब्राइब करते हैं तो वो भी आईपीसी के सेक्शन 171B के तहत दंडनीय अपराध है। अगर आप वोटर को धमकाते हैं तो वो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल के एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अगर किसी वोटर की जगह आप अपने को दूसरे वोटर की जगह पे अपने को एक प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, अर्थात एक गलत वोटर के रूप में आप जाके मतदान में हिस्सा लेते हैं, इम्पर्सोनेशन करते हैं, तो भी आपको सेक्शन 171 ऑफ आईपीसी के तहत जो है आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको दंड दिया जा सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अगर 100 मीटर के अंदर कन्वेसिंग करते हैं तो इलेक्टोरल ऑफेंस है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत, या अगर आप 48 घंटे जो लास्ट में होते हैं चुनाव की तिथि से 48 घंटे, चुनाव के समय से 48 घंटे पहले बंदिशें होती हैं कि आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, अगर उसमें भी आप चुनाव प्रचार करते हैं तो भी आपको दंडित किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके प्रावधान बिल्कुल ही लीगल सैंक्शन से विहीन हो, लेकिन स्वयं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक जो दस्तावेज है उसका तो विधिक आधार नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारे जो प्रावधान है, बहुत सारे बंदिशें जो पार्टियों पर लगाई गई हैं वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और आईपीसी से लिंक्ड हैं, और इसीलिए ये जो इनेबलिंग एक्ट्स हैं इनके अंतर्गत आप पे कार्रवाई की जा सकती है। अर्थात जो लोग भी वायलेशन करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ प्रावधानों का, उसके प्रावधान उन वायलेशंस के लिए उनको आईपीसी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अर्थात जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कानून के अंतर्गत उनको दंडित किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो निकल के आई वो ये है कि भाई हम ये कहते हैं कि हमारा मॉरल सैंक्शन है, लीगल सैंक्शन भले नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पीछे, मॉरल सैंक्शन है कि इसलिए मॉरल सैंक्शन है क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको एक्सेप्ट किया है मानना, हमारे प्रतिनिधियों ने उसको एक्सेप्ट किया है मानना, हमारी सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया है मानना, जनता ने उसको स्वीकृति दी है कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी बात है, जनता को उससे बड़ी राहत है। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखिएगा कि ये इसका एक नैतिक आधार है, भले ही चाहे इसका विधिक आधार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ना हो। एक बात जो मैं आपसे खास बताना चाहता हूं वो ये है कि जब लोकसभा की जनरल इलेक्शंस होते हैं तो पूरे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावी होता है। जब किसी राज्य की विधानसभा में चुनाव होते हैं, किसी एक राज्य विशेष में चुनाव होते हैं, जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, केरल में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है, तो जिस या किसी भी राज्य में चुनाव चल रहा है वहां पे अगर कोई चुनाव चल रहा है तो उस राज्य के परिधि के अंतर्गत चुनाव जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो प्रभावी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक राज्य में, पूरे राज्य में चुनाव नहीं होता है, एक छोटे से बाई इलेक्शन होते हैं जो किसी एक जिले में हो सकते हैं। तो जब अगर बाई इलेक्शन होता है तो उस पूरे राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू होता है, उस जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। और इलेक्शन कमीशन ने तो अब पार्टियों के या सरकारों के विनय पे ये भी स्वीकार कर लिया है कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र के में चुनाव हो रहा है और वो निर्वाचन क्षेत्र मान लीजिए आधे ही डिस्ट्रिक्ट में आता है, आधे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है, या एक डिस्ट्रिक्ट के एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आता है, एक पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है वो, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई नहीं होगा, केवल उतने हिस्से में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होगा जितना कि निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा उस डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो बहुत सारे इलेक्शन कमीशन भी समय समय पर फ्लेक्सिबिलिटी देती रहती है। हाँ, एक चीज का उल्लेख करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और वो ये है कि सब कुछ होने के बाद भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संविधान में नॉर्मली ये कह दिया जाता है कि भाई मैनिफेस्टो का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन हमारे जो संविधान की अनुच्छेद 324 है, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारे चुनाव आयोग को चुनावों के सुचारू रूप से संपादन, फ्री एंड फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के लिए सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल के लिए उसको निर्देश जारी करने का अधिकार है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो पार्शियली कहीं आर्टिकल 324 से कवर होता है, भले ही स्वयं इसकी कोई लीगल विधिक वैधता ना हो, लेकिन हम कह सकते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करने के लिए इलेक्शन कमीशन समय समय पर जो इंस्ट्रक्शन देता है एक प्रकार से वो
उसकी कवरेज आर्टिकल 324 के द्वारा हमारे संविधान ने इलेक्शन कमीशन को दी हुई है। और ये बात सुब्रमण्यम बालाजी का जो मुकदमा हुआ 2013 में वर्सेस तमिलनाडु, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड किया कि वास्तव में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको इन्फोर्स करने के लिए जो भी सुप्रीम कोर्ट समय समय पे इंस्ट्रक्शन इशू करता है फ्री और फेयर इलेक्शंस को होल्ड करने के लिए, वो सारे के सारे उसकी प्लेनरी पावर्स अर्थात ओरिजिनल पावर्स उसकी जो है आर्टिकल 324 के द्वारा हमारे इलेक्शन कमीशन को प्राप्त हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंत में ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि ये बड़ी खुशी की बात है कि कोई विशेष संवैधानिक और विधिक आधार न होने के बावजूद भी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अनुपालन करने की भावना हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में और कैंडिडेट्स में, अपवादों को छोड़ दीजिए, सामान्यतः जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो पालन करने की भावना जगी है, वो वास्तव में हमारे भारतीय लोकतंत्र में, हमारे भारतीय संसदात्मक लोकतंत्र में एक हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन अर्थात एक स्वस्थ संवैधानिक अभिसमय या स्वस्थ संवैधानिक परंपरा का परिचायक है, परिसूचक है, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। तो मुझे आशा है कि आप इसके बारे में और पढ़ेंगे और अगर कोई आपके प्रश्न हो, सुझाव हो तो जरूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।